ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली क्लासेस के अंदर जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था लाइव प्रोसेसेस, मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी कि लाइव प्रोसेसेस टॉपिक के अंदर हम लोग 4 टॉपिक्स फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। एक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। अब तक हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी में इंजेस्ट करता है, फिर उस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट करता है और आखिर में जाकर अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से डिस्चार्ज करता है। ये वाला न्यूट्रिशन हमारे अंदर होता है। और इसके लिए मैंने आपको एक टर्म बताया था, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल थी। इस ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वो ट्यूब, वो पैसेज, वो रास्ता, वो ट्यूब जहाँ जहाँ से फूड गुजरता है, उस पूरे पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इस पार्ट के बारे में बताया था, ये ओरल कैविटी, ये वाला पार्ट ईसोफेगस, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लिवर, ये वाला पार्ट गॉल ब्लैडर, ये स्टमक। स्टमक के बाद ये वाला जो पार्ट है, जो सी शेप में स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं। पहला पार्ट होता है डुओडेनम, सेकंड पार्ट होता है जेजुनम, थर्ड पार्ट होता है इलियम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। और उसके बाद ये लीफ लाइक ऑर्गन जो आपको नजर आ रहा है, ये लीफ लाइक ऑर्गन, इसको पेनक्रियास कहते हैं। पेनक्रियास, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका पहला पार्ट डुओडेनम, अगला पार्ट जेजुनम, आखिरी पार्ट इलियम होता है। यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ मिलते हैं, वहाँ पर इसके जंक्शन पर एक ट्यूब होती है जिसका नाम अपेंडिक्स होता है। फिर उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये आखिर में ये वाला जो पोर्शन था, इसके बारे में आपको मालूम है, इसको रेक्टम कहते हैं, रेक्टम। और फाइनली ये एनस है। बच्चों, हमारी बॉडी में डाइजेशन 4 चीजों का होता है, इफ यू रिमेंबर। एक तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, एक फैट्स, एक प्रोटीन्स, और चौथा है डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड। ये 4 चीजें आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होती हैं। सबसे पहले आपको बताया था पिछली प्रीवियस क्लासेस के अंदर, अगर आपने ओरल कैविटी में देखें, ओरल कैविटी में कोई फूड इंजेस्ट किया तो यहाँ पर आपने टीथ होते हैं, 4 टाइप के टीथ हैं। इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। इंसीजर्स की वजह से फूड को आप कट करते हैं, कैनाइन्स की वजह से उसको टियर ऑफ करते हैं, और प्रीमोलर और मोलर की वजह से उसको ग्राइंड कर देते हैं, तो फूड के पार्टिकल को छोटा कर देते हैं। उसके बाद आपको ओरल कैविटी में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से बताया था क्या निकलता है, क्या निकलता है बेटा? सलाइवा। सलाइवा में आपको बताया था वाटर होता है, म्यूकस होता है, H+ आयंस होते हैं, एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और एक और होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम टाइलिन भी होता है। इसको टाइलिन भी कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन भी। नाम ले सकते। ये 4 मतलब ये कंपोनेंट्स हैं। मैंने आपको बताया था ये म्यूकस है। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है। इस म्यूकस का काम, ये जो म्यूकस होता है, इधर देखें, ये म्यूकस मैस्टिकेट करने में, फूड को मैस्टिकेट करने में हेल्प करता है। H+ आयन जो है, ये आपके सलाइवा को एसिडिक बनाता है। आपका सलाइवा, इधर देखें, आपका सलाइवा खाने से पहले, बिफोर मील, इट इज हल्का सा एसिडिक होता है। इसका ये हल्का सा एसिडिक होता है, लेकिन
स्वीट्स खाने के बाद, मीठा खाने के बाद, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड कंज्यूम करने के बाद इसका जो पीएच होता है, इसका जो एनवायरनमेंट होता है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। देन उसके बाद ये सलाइवा, उसके बाद लाइसोजाइम। लाइसोजाइम मैंने आपको बताया था ये वो एंजाइम है जो क्या करता है, फूड जब आप इंजेस्ट करते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को तोड़कर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में मदद करता है। जबकि ये देखें कि कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। अमाइल का मतलब होता है स्टार्च। ये एंजाइम क्या करता है, जो आपने फूड इंजेस्ट किया था उसमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डाइजेशन किस चीज का होता है, स्टार्च का होता है। अगर आप ब्रेड ले रहे हैं, अगर आपने ब्रेड लिया है, राइस कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें स्टार्च होता है, तो स्टार्च का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं होता, अधूरा होता है। उसके बाद देखें, फूड को आपने इंजेस्ट कर लिया, च्यू करने के बाद, पार्शियल डाइजेशन होने के बाद फूड को इंजेस्ट किया। इंजेस्ट करने के बाद मैंने आपको एक बात बताई थी, ये जो इंजेस्टेड फूड है इसका नाम होता है क्या, इसको कहते हैं बोलस। उसके बाद आपको बताया था ये फूड पाइप, इसोफेगस में क्या होने लगता है, देखो क्या होता है, आपके फूड पाइप के अंदर इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से जो खाना है वो फूड पाइप से कहां चला जाता है, स्टमक तक, ऐसे ये फूड आगे, ये बोलस आगे बढ़ता है, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से वो खाना यहाँ पर पहुंच जाता है। तो फूड यहाँ पर पहुंच जाता है। तो लास्ट क्लास में स्टमक में बताया था, आपकी स्टमक की वॉल में से ना एक जूस निकलता है, कौन सा, गैस्ट्रिक जूस में एक तो बताया था क्या होता है, HCl होता है, एक होता है म्यूकस, एक होता है पेप्सिनोजन, और एक होता है प्रोरेनिन। देखिए ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। ये HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, खाने के आपने स्टमक में, आपके मैदे में, आपके स्टमक में पहुंचने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला काम होता है, जो खाने के साथ, फूड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ गए थे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। कौन सा, HCl। HCl kills the microorganism that are ingested along with food। फूड के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आते हैं उनको किल करता है, और उसके बाद आपके स्टमक में एसिडिक माहौल, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से देखो ये पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें पेप्सिन में, और प्रोरेनिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन में। इसका मतलब एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक माहौल क्रिएट करता है आपके स्टमक में ये वाला HCl। फिर देखें HCl आपको बताया था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है आपकी स्टमक की अपनी वॉल को डैमेज कर सकता है। इसलिए उसको बचाने के लिए यहाँ पर एक मोटी लेयर होती है, किस चीज की, यहाँ पर एक लेयर होती है म्यूकस की। ये म्यूकस बचाता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। HCl के एक्शन से आपकी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर आप यू आर हैबिचुअल ऑफ टेकिंग वेरी स्पाइसी फूड एट रेगुलर बेसिस, अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड रेगुलर कंज्यूम करते हैं, तो मुमकिन है कि आपके स्टमक की वॉल में जो जो म्यूकस मौजूद है वो जगह जगह से गायब हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, और उसके डिप्लीट होने की वजह से वो HCl आपके स्टमक की वॉल में से, स्टमक की वॉल को वहां से डैमेज कर सकता है। स्टमक की वॉल में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, आपको स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाएगा, और कई बार आपको वॉमिट के साथ ब्लड आ सकता है। इस कंडीशन को मैंने क्या बताया था, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कौन सा अल्सर कहते हैं इसको, या तो कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्रिक और पेप्टिक दोनों वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं स्टमक। इज दैट क्लियर, क्लियर है मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद स्टमक के अंदर ये वाला एंजाइम बताया था रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, इधर देखें, रेनिन का काम है जब आप मिल्क कंज्यूम करते हैं, मिल्क दूध कंज्यूम करते हैं, तो मिल्क को ये एंजाइम कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में। कर्डलिंग ऑफ मिल्क टेक्स प्लेस। तो ये एंजाइम मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है, दैट इज द रेनिन। लेकिन ये देखा गया है पूरी दुनिया में
70% पॉपुलेशन के अंदर ये एंजाइम एडिक्वेट मात्रा में नहीं बनता, एडिक्वेट मकदार में नहीं बनता, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की 70% पॉपुलेशन तकरीबन इस मिल्क को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पा सकती। अगर आप बचपन में मिल्क रेगुलर लेते थे लेकिन बाद में आपने मिल्क कंज्यूम करना स्टार्ट छोड़ दिया तो कई बार ऐसा होता है कि एंजाइम बनना बंद हो जाता है, जिसके बाद आप मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर कंज्यूम करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। उस केस में छोटी छोटी टैबलेट्स आती हैं, इसका नाम होता है रेने टैबलेट। वो टैबलेट लेकर आपको मिल्क के साथ वो टैबलेट कंज्यूम करनी होगी, तभी आपको मिल्क डाइजेस्ट कर पाओगे। समझ आ गई बात? ये एंजाइम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पांसिबल है। और आपको बताया था कर्ड को डाइजेस्ट करना, कर्ड के ऊपर जो एंजाइम है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से कर्ड को डाइजेस्ट करना आसान है इन कंपैरिजन टू मिल्क। मिल्क के मुकाबले में, लिक्विड मिल्क के मुकाबले में कर्ड को डाइजेस्ट करना आसान होता है। उसके बाद एक और एंजाइम था, कौन सा? पेप्सिन। पी से याद रखिएगा, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन्स। यानी ये एंजाइम किस पे एक्ट करेगा बेटा? पेप्सिन विल एक्ट ऑन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की जो चेन होती है, अमीनो एसिड के पॉलीमर्स को हम कहते हैं प्रोटीन। तो ये जो एंजाइम है पेप्सिन, इस प्रोटीन की चेन को तोड़ देता है और हम ये टूटता तो है तो उसको क्या कहते हैं? पेप्टोन्स या स्मॉल पेप्टाइड, यानी अधूरा डाइजेशन। जैसे आपकी ओरल कैविटी में डाइजेशन किस चीज का हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का हुआ था, अधूरा हुआ था। ऐसे ही आपकी इसमें स्टमक में डाइजेशन किसका होता है? प्रोटीन का होता है, वो भी अधूरा होता है, पार्शियल। समझ आ गई बात? आगे देखें। उसके बाद ये फूड आगे बढ़ गया, कैसे? वही कंट्रैक्शन, वही पेरिस्टाल्सिस से आगे बढ़कर इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब इंटेस्टाइन में जाने के बाद देखें क्या होता है। ये आपकी सपोज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। इंटेस्टाइन का ये पहला हिस्सा है, ये डुओडेनम कहलाता है। और इसके अंदर सपोज ये मॉलिक्यूल, ये किस चीज का है? ये क्या है? ये एक फैट। आपने बटर कंज्यूम किया था, घी कंज्यूम किया था, ऑयल कंज्यूम किया था। अभी तक जो खाना यहाँ पर पहुंचा उसमें पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है और अनडाइजेस्टेड फैट। फिर ये फैट ग्लूकोडाइजेशन। अब देखें, ये देखें यहाँ पर ये लिवर होता है। लिवर के अंदर, इंसान के लिवर में 2 लोब्स होते हैं और लिवर देखो, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका लिवर। लिवर से एक जूस निकलता है जिसका नाम है क्या? बाइल जूस। वो जूस पहले जाके स्टोर होता है इस पाउच में जिसका नाम क्या है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें से निकल कर आता है और इसी डक्ट में आगे चलकर एक और चीज जुड़ जाती है। एक पार्ट देखो, ये पैनक्रियास। पैनक्रियास की जो डक्ट होती है और इसकी डक्ट मिल जाती है, तो इसी डक्ट से, कॉमन डक्ट से जूस, पैनक्रियाटिक जूस भी आता है और इसी डक्ट से क्या आता है? बाइल। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी का ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, तो आंसर होगा बाइल जूस। आपका बाइल जूस में क्या क्या चीजें होती है देखें बेटा। बाइल जूस में एक होते हैं बाइल सॉल्ट्स और दूसरी चीज होती है क्या? बाइल पिगमेंट्स। बाइल जूस में 2 चीजें हैं, बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट। मैंने आपको ये बताया था, आपके जो ब्लड है, ब्लड में आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं? ब्लड ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में। और डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? लिवर में। तो जब लिवर इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसके टुकड़ों को भेज दिया जाता है एक ऑर्गन है, इसका नाम होता है स्प्लीन। स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन एक ऑर्गन है जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम और एक और होता है ब्लड बैंक, बॉडी का ब्लड बैंक। देन उसके अलावा
इसके अलावा जो आरबीसी के अंदर एक लाल कलर का पिगमेंट होता था जिसका नाम था क्या, हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट था लाल कलर का, वो आरबीसी के ब्रेकडाउन होने के बाद हीमोग्लोबिन लाल कलर से येलो में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, क्या कहते हैं, बिलरुबिन। बिलरुबिन येलो कलर का जो पिगमेंट होता है इसको हम बिलरुबिन कहते हैं। ये बिलरुबिन येलोइश पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है। ये टॉक्सिक पिगमेंट है, ये बॉडी से निकलना जरूरी है। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखें तो बाइल जूस में बाइल सॉल्ट, तो जैसे ही फैट यहाँ पर आ गया तो इसमें से बाइल जूस आया और बाइल सॉल्ट्स के एक्शन पर, जैसे ही बाइल सॉल्ट इस पे एक्ट करते हैं, देखो क्या हुआ, बाइल सॉल्ट्स के एक्ट करने के बाद ये जो फैट का बड़ा सा ग्लोब्यूल था उसका क्या हो गया, क्या हुआ, वो बड़ा सा मॉलिक्यूल, बड़ा सा ग्लोब्यूल जो था ना फैट का, वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट में टूट गया। तो बाइल सॉल्ट्स के एक्सपोजर पर जो फैट है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट में जब टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इमल्सिफिकेशन। तो फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए ये लिवर से निकलने वाला जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये फैट को इमल्सिफाई करते हैं। तो जाहिर है फैट को इमल्सिफाई करने से फायदा क्या होगा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट को डाइजेस्ट करना आसान होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया इनका ज्यादा होने की वजह से इनको डाइजेस्ट करना हमारे लिए आसान होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज फैट। तो उसके बाद बाइल जूस का पहला काम है फैट को तोड़ना, इमल्सिफाई करना, और आपकी आंतों के अंदर, आपकी इंटेस्टाइन में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एल्कालाइन, स्टमक में फूड था वो कैसा था, एसिडिक, इंटेस्टाइन में जो फूड है वो अचानक अल्कलाइन हो जाता है, बेसिक हो जाता है, यानी उनका नेचर बदल जाता है, ताकि वो एंजाइम्स, जो एंजाइम इंटेस्टाइन में एक्ट करते हैं उनको एक्टिव करने के लिए, उनको ट्रिगर करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए ये बाइल जूस का काम होता है। तो बाइल जूस के दो काम, पहला काम फैट को इमल्सिफाई करना, और दूसरा इंटेस्टाइन के अंदर अल्कलाइन एनवायरनमेंट, बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए, ये काम बाइल जूस का। अब सुनिए इधर देखें, कुछ लोगों के अंदर गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, देखो कुछ लोगों में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, गॉल स्टोन्स, जैसे किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं ना, ऐसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं। अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं तो उस केस में निकालने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। एक नाम सुना होगा लेजर, लेजर अप्लाई करके उसको क्रश कर दिया जाता है, लेजर अप्लाई करके उसको क्रश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, तो इस पे लेजर अप्लाई नहीं करते, बल्कि इस गॉल ब्लैडर को काट के रिमूव कर दिया जाता है, गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। अब सवाल यह है कि गॉल ब्लैडर को निकाला क्यों जाता है, ये गॉल ब्लैडर क्यों निकाल दिया जाता है, इसको लेजर अप्लाई करके क्यों क्रश नहीं करते, उसकी वजह कोई बता सकता है? गॉल ब्लैडर को काट क्यों दिया जाता है, इसको निकाल दिया जाता है, क्या जरूरत है, इसको क्रश कर दो। जैसे किडनी के अंदर स्टोन जब हो जाते हैं तो उसको क्रश कर देते हैं, ऐसे इसमें क्रश क्यों नहीं करते, इसको निकालना क्यों पड़ता है? गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाए पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं, क्यों, उसको क्रश क्यों नहीं कर देते? उसकी वजह ये है, देखो अगर हम ऐसा करते हैं, इस पे आप लेजर अप्लाई करते हो, तो लेजर अप्लाई करने की वजह से ये जो स्टोन होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, चूरा हो जाता है, पीसेस हो जाते हैं, और मुमकिन है वो छोटे छोटे पीसेस कहां पर आ जाए, देखो वो छोटे छोटे पीसेस बाइल डक्ट में जाके फंस जाएंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। अगर ये डक्ट को जाम कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ये जो डक्ट है अगर इसको जाम कर दिया, ब्लॉक कर दिया इन छोटे छोटे स्टोन में, तो क्या होगा, आपके लिवर से बाइल जूस का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। अगर बाइल जूस नहीं आएगा तो एक तो फैट इमल्सिफाई नहीं होगा, और आपका हाजमा का जो निजाम है वो बिगड़ जाएगा। इंटेस्टाइन में जो एंजाइम एक्टिव होने थे वो बगैर एक्टिव हुए, वो खाना बगैर डाइजेस्ट हुए आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा। इधर देखो
चलो एक तो डाइजेशन करता हुआ, इधर देखिए मैंने आपको बताया था एक टॉक्सिक इक्विपमेंट होता है इसके अंदर, कौन सा? बिलिरुबिन को बिलिरुबिन में निकलना था। अगर ये डक्ट ब्लॉक हो गई तो इसका मतलब बिलिरुबिन नहीं निकलेगा। अगर ये बिलिरुबिन नहीं निकलेगा तो आपके लिवर में बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन, आपके लिवर में बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो आपके लिवर से एक ट्यूब जाती है जो हार्ट में होती है, उसका नाम होता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा एक ट्यूब है जो लिवर से कहां जाती है? हार्ट में। तो अगर आपके लिवर के अंदर बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो मुमकिन है ये बिलिरुबिन आपके लिवर से कहां पहुंचेगा? हार्ट में पहुंचेगा। और हार्ट एक पंप है, तो जैसे हार्ट में पहुंचा तो हार्ट पंप करके इस ब्लड को जिसमें बिलिरुबिन है उसको पूरी बॉडी में पंप कर देगा और आपकी पूरी बॉडी का कलर अपीयरेंस कैसा हो जाएगा? येलो, जिसको आम जबान में जॉन्डिस कहते हैं। नहीं समझ रहा है? ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसको कहते हैं ये वाला जॉन्डिस। क्या कहते हैं इसको? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जॉन्डिस का जो दूसरा टर्म है उसको दूसरा नाम होता है क्या? कौन सा बेटा? हेपेटाइटिस। जॉन्डिस का दूसरा नाम है हेपेटाइटिस। लेकिन हेपेटाइटिस बहुत सारे टाइप का होता है। सबसे कॉमन जो हेपेटाइटिस आपने सुना होगा, एक नाम सुना होगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस के बहुत सारे वायरसेस होते हैं। एक होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस बी, एक होता है हेपेटाइटिस सी, लेकिन सबसे खतरनाक जो है वो हेपेटाइटिस बी है। समझ आ रही बात? तो जॉन्डिस का दूसरा हेपेटाइटिस। अच्छा देखें तो यहाँ पर किस चीज का डाइजेशन हुआ बच्चों? इमल्सिफाई हुआ था और एंजाइम्स को एक्टिवेट हुआ। अब उसके बाद यहाँ से ये पैनक्रियास से क्या आ गया? पैनक्रियाटिक जूस। जी ये गॉल ब्लैडर में हमने काट दिया तो उससे नुकसान ये होगा कि गॉल ब्लैडर में पहले स्टोर होता था, स्टोर नहीं होगा। बाइल जूस स्टोर नहीं होगा, वो बगैर स्टोर हुए ड्रॉप बाय ड्रॉप किसी भी टाइम वो रिलीज होगा, जिसकी वजह से पेशेंट का डाइजेशन होगा और लाइफ टाइम के लिए अफेक्ट हो जाएगा। लाइफ टाइम के लिए अफेक्ट होगा और इसको मतलब लाइफ टाइम के लिए उसका डाइजेशन अफेक्ट होगा। फैट के डाइजेशन में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन हम पर्सन सर्वाइव कर सकते। समझ आ रही बात? स्टोर नहीं होगा। अब सुनिए, मैंने आपको बाइल जूस का रोल बता दिया है। बाइल जूस के एक्शन के बाद अब आपके ये पैनक्रियास से क्या आता है बेटा? क्या आता है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं। एक होता है कौन सा? कौन सा? ट्रिप्सिनोजन। एक एंजाइम होता है, देखो कौन सा? काइमोट्रिप्सिनोजन। एक एंजाइम होता है कौन सा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और एक और एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये चार एंजाइम्स मेन हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। देखिए जैसे ही पैनक्रियाटिक जूस आया, इसमें जो एंजाइम्स थे वो इनएक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन क्योंकि बाइल जूस ऑलरेडी मौजूद है तो बाइल जूस की वजह से ये एंजाइम जो ट्रिप्सिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ? काइमोट्रिप्सिन में। यानी कुल मिला के जितने भी एंजाइम्स थे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, वो सब के सब इंटेस्टाइन में जाकर एक्टिव हो गए। और एक्टिव होने के बाद देखो ट्रिप्सिन क्या करेगा? जो स्टमक में प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और स्मॉल पेप्टाइड में टूटे थे, इनको एक स्टेप और आगे, यानी इनका एक स्टेप और आगे इनका डाइजेशन होगा और इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा? जो स्टमक में मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हुआ था, उस कर्ड को डाइजेस्ट करने में ये एंजाइम रोल प्ले करता है, जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइल का मतलब अभी बताया था। अमाइल का मतलब क्या होता है सना? अमाइल का मतलब स्टार्च। ये एंजाइम आपके ओरल कैविटी में जो स्टार्च का अधूरा डाइजेशन हुआ था
उसको ये वाला एंजाइम करेगा जिसका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और आखिर में ये देखो लाइपेज, लाइपेज मतलब आया लिपिड, लिपिड मतलब फैट। तो फैट जो अभी फैट को इमल्सिफाई किया गया था, इस इमल्सिफाइड फैट को ये एंजाइम डाइजेस्ट करने में मदद करेगा जिसका नाम है पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो यहाँ पर आपको मैंने इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचने के बाद अभी तक दो जूसेस के बारे में बताया। पहला जूस बताया बाइल जूस, दूसरा जूस दोनों की वजह से डाइजेशन हो तो रहा है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी फाइनल डाइजेशन नहीं हुआ। अब आखिर में देखो इन सारे जूसेस के एक्शन के बाद इंटेस्टाइन की वॉल में, देखो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर एक तो ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, का नाम क्या होता है? विलाई। और इसके बीच में छोटे छोटे उभार होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इनका नाम होता है इसको कहते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबोकोहन। क्रिप्स ऑफ लाइबोकोहन, ये विलाई के बीच में जो छोटे छोटे उभार आप देख रहे हैं, इनके अंदर से एक आखिरी जूस निकलता है जिसका नाम होता है कौन सा? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम भी होता है बच्चों, ना देखें, इस जूस का एक नाम और ही है, इसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस का एक दूसरा नाम सक्कस एंटेरिकस भी है। तो आपकी बॉडी में इधर देखें, लिवर से बाइल जूस आया इंटेस्टाइन, बाइल जूस से फैट इमल्सिफाइड हो गए और आपकी इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट था वो अल्कलाइन हो गया। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आया, उससे एक जो डाइजेशन हो सकता था, जो पहले हुआ था, उसको एक स्टेप और आगे लेके जाना, यानी उसको और सिंप्लीफाई किया, इसकी वजह से पैनक्रियाटिक। उसके बाद इंटेस्टाइन से भी एक जूस निकला, उसका नाम मैंने बताया, क्या नाम कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। मेरे बच्चों इस एंजाइम, ये जूस के बाद इस जूस में जो एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज। और प्रोटीन पूरी तरह टूट के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड और फैट, जो फैट आपने कंज्यूम किया था वो पूरी तरह टूट के दो चीजों में, एक होता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, इसमें डाइजेशन होता है। तो इसका मतलब आपकी, अगर आपसे कोई पूछे आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है? कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि फूड का कंप्लीट डाइजेशन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और डाइजेशन के साथ साथ खाना एब्जॉर्ब भी इसी पार्ट में होता है। देखो कहां पर डाइजेशन होने, फूड का डाइजेशन होने के बाद, फूड का डाइजेस्ट होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पर? विलाई का। विलाई का काम क्या है? जो छोटे छोटे फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस हैं, ये आपने 9th में पढ़े होंगे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको कहते हैं विलाई। ये इनका काम होता है आपके इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना खाना ज्यादा डाइजेस्ट हो पाएगा। आपसे अगर कोई पूछे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर की होती है, लंबी होती है, इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह क्या है? तो आप क्या बताएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी काफी लंबी होती है, 6 से 7 मीटर की होती है। इसकी वजह क्या है? 6 से 7 मीटर की इंटेस्टाइन होती है क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी इंटेस्टाइन होगी उतना ज्यादा विलाई होगी, और जितना ज्यादा विलाई होगी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो खाना एब्जॉर्ब करने के लिए विलाई में खाना एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जरूरी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने आपको ये जो बताया ना इस तरह से, और मैंने ये जो दिखाया खाली स्पेस नहीं होता, ये पूरा कॉइल होता है। मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये जुड़ी हुई कैसी होती है, इस तरह से बनाई। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कहलाता है डुओडेनम, दूसरा पार्ट कहलाता है जेजुनम,
आखिरी पार्ट कहलाता है इलियम, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 से होते हैं। समझ आ गई बात? उसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं क्या है ये है अपेंडिक्स। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये अपेंडिक्स जो है बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये ऑर्गन आपकी बॉडी में किसी काम का नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स में इसका फंक्शन होता था, लेकिन एट प्रेजेंट इसका बॉडी में काम नहीं है, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये बात सही नहीं है। इसको मेडिकल साइंसेस में ये जो अपेंडिक्स है इसको बॉडी का सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के तौर पे देखा जाता है। ये बॉडी का वो ऑर्गन है जो आपकी इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। इट इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का वो ऑर्गन है जो आपकी इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर किसी वजह से खाना इसके अंदर चला गया, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, अगर खाना इसके अंदर चला गया, फूड अंदर चला गया, तो अंदर जाके फूड सड़ जाता है और सड़ने के बाद इंटेस्टाइन के अंदर इसमें स्वेलिंग आ जाती है। किसमें? अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं क्या? पेशेंट को क्या हो गया? क्या हो गया पेशेंट को? पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो गया। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। किसी भी ऑर्गन के आखिर में अगर आइटिस लगा हो इसका मतलब स्वेलिंग। क्या देखें तना, अगर मैं कहूं आई एम सफरिंग फ्रॉम टॉन्सिलाइटिस, क्या मतलब हुआ? मेरे टॉन्सिल में स्वेलिंग है। इसी तरह से आपने सुना होगा लैरिंजाइटिस, यानी लैरिंग्स में स्वेलिंग आई हुई है, मेरी आवाज नहीं निकल रही है, तो लैरिंजाइटिस। अगर मैं कहूं मुझे गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम है, यानी मेरे स्टमक में स्वेलिंग आई हुई है, गैस्ट्राइटिस। ऐसे ही हेपेटाइटिस, लिवर में स्वेलिंग आ जाए, हेपेटाइटिस। तो आइटिस मतलब होता है स्वेलिंग। तो अपेंडिक्स में स्वेलिंग होने को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो अगर फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इस ट्यूब में अंदर चला गया, अंदर जाके सड़ जाता है और इसमें अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाती है, इस अपेंडिक्स में स्वेलिंग आने को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। और उस केस में फिर मजबूरन इसको क्या करना पड़ता है? इसको काट कर अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव करना। इतनी बात समझ आई? अपेंडिक्स को बॉडी से यहाँ से निकाल दिया जाता है अगर ऐसी प्रॉब्लम जी। जाता कैसे देखें, यहां पर एक ओपनिंग होती है, इस लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बीच में ओपनिंग होती है। अगर किसी वजह से ओपनिंग थोड़ी लीक हो जाए, बंद रहती है ये ओपनिंग बंद रहती है। अगर इस ओपनिंग के अंदर ये ओपनिंग किसी वजह से खुल जाए तो खाना लीक होकर इसके अंदर जाता है, जो कि यूजुअली नहीं जाता, लेकिन किसी पेशेंट में अगर हो जाए तो अंदर गया तो अंदर जाके वो सड़ जाता है और अपेंडिसाइटिस। बहुत सारी वजह हो सकती है, इंटेस्टाइन रप्चर होने की वजह से भी हो सकता है, वेट उठाने की वजह से हो सकता है। बहुत देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स जिसकी वजह से अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अपेंडिक्स के अंदर खाना चल जाए तो और ऑप्शन नहीं होता, फिर इस अपेंडिक्स को काट दिया जाता है, अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है।